नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। कल ट्रंप ने अपना इलेक्शन कैंपेन रिलीज करा और उसके अभिनेता बने वन एंड ओनली हमारे मोदी जी। जी हाँ, मोदी जी भी उस वीडियो के पार्ट थे जिसमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाले क्लिप्स को भी उन्होंने उस कैंपेन का पार्ट बनाया, वहाँ की इंडियन पॉपुलेशन को वू करने के लिए। दरअसल बात यह है कि डेमोक्रेटिक की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ रही हैं कमला हैरिस, जो कि अपने आप को ऐसे एडवर्टाइज कर रही हैं कि वो इंडियन रूट से आती हैं। दरअसल उनकी माता जी जो थी वो इंडिया में पैदा हुई थी और वहाँ गई थी। इस वजह से वो इंडियन पॉपुलेशंस को अपनी तरफ वो अपना वोट बैंक खींचना चाहती हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि वहाँ का इलेक्शन होता कैसे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन है एक तरीके का, जिसमें कि वर्ल्ड का सुपर पावर एक लीडर चूज कर रही। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल वहाँ का जो एपेक्स पॉलिटिकल सिस्टम या संसद जैसे हमारे यहाँ है, वैसे वहाँ पर है कांग्रेस। जी हाँ, इस कांग्रेस की दो शाखाएं हैं, एक होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो टोटल नंबर है वहाँ उसके मेंबर्स का वो करीब 435 है। वहाँ पर जो सेनेट है उसका जो नंबर है वो 100 है। दरअसल वहाँ 50 स्टेट हैं और इसीलिए आपको जान के खुशी होगी कि वहाँ का जो झंडा है उसमें 50 तारे बने हुए हैं। ये देखिए, इन हर स्टेट में से 2 मेंबर्स आते हैं जो कि सेनेट में जाते हैं। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट की बात। अब इन दोनों का जो टोटल आता है वो करीब 535 आता है। इतने ही लोग होते हैं जो कि चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। अब पूरी कहानी क्या है, इस बात को नोट करके रखिएगा कि इतने ही लोग होते हैं जो चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, यानी ये इलेक्टर कॉलेज होते हैं। अब इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है पहले कि अपने प्रेसिडेंट को जानने से। तो हर पार्टी पहले ही डिक्लेयर करती है कि हमारे प्रेसिडेंट होंगे कौन, लेकिन ये पार्टी का कोई सिस्टम नहीं बताता, बल्कि वहाँ के मेंबर्स तय करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन होगा। हमारे यहाँ नहीं है, पहले एक पार्टी इलेक्शन जीत लेती है और फिर पीएम घोषित होता है, जैसा कि मनमोहन सिंह के ज़माने में हुआ। जब कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया, बाद में मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। उनके ऐसा नहीं होता, उनके यहाँ प्रेसिडेंट पहले दिन से तय हो जाता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं। लेकिन ये तय कैसे होता है? दरअसल हर पार्टी अपने अंदर एक तरीके का चुनाव कराती है, एक आंतरिक चुनाव कराती है, जिसको कि प्राइमरीज और कॉकस कहते हैं। कुछ स्टेट्स में प्राइमरीज कराए जाते हैं और कुछ स्टेट में कॉकस कराए जाते हैं। प्राइमरीज एक तरीके का सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम है, जबकि कॉकस एक रेज ऑफ हैंड वाला टाइप का सिस्टम है। तो होता यूँ है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक शहर, कैलिफोर्निया के एक शहर में हैं, जहाँ पर कि प्राइमरीज कराए जा रहे हैं, यानी डेमोक्रेटिक्स वाले अपने प्राइमरीज करा रहे हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे पार्टी वर्कर आएंगे और वो वोट करेंगे किसी एक डेलीगेट को, जो कि उनकी तरफ से वोट डालेगा किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। क्यों डेलीगेट को कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि जब एक प्रेसिडेंट की घोषणा कोई एक पार्टी करती है तो वो एक नेशनल कन्वेंशन में करती है, जो कि एक हॉल होता है बड़ा सा। तो वहाँ पे सबको पहुँचना ज़रूरी होता है और अब पूरे देश की जनता तो वहाँ जा नहीं सकती। तो ऐसा होता है कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं कि मेरी तरफ से तुम मान लीजिए बर्नी सैंडर्स को वोट डाल देना। डेमोक्रेटिक के 2 बड़े चेहरे आजकल के जो रेस में थे अब तक, वो थे बर्नी सैंडर्स और जॉय बिडेन। अब कोई एक चाहता है कि मैं जॉय बिडेन को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ डेमोक्रेटिक की तरफ से, वो इलेक्शन के लिए लड़े, और कोई दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मैं जॉन बिडेन को बनाना चाहता हूँ। तो वो अपने अपने डेलीगेट्स को इलेक्ट करेंगे और ये डेलीगेट्स जाएंगे नेशनल कन्वेंशन में और फिर वो वहाँ वोटिंग करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के ही अंतर किसको प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाना है। तो ये हो गई प्राइमरीज की बात, जिसमें प्राइमरीज में लोगों ने वोट किया डेलीगेट्स को। वैसे ही कॉकस में क्या होता है, एक बैलेट वोटिंग सिस्टम नहीं होता। लोग ही एक हॉल में क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है तो एक ही हॉल में कई लोग आ गए उसी पार्टी के मेंबर्स, और उसके बाद उन्होंने रेज ऑफ हैंड से बता दिया कि हम किस डेलीगेट के साथ हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह पे ऐसे डेलीगेट्स चूज़ किए जाते हैं। ये डेलीगेट्स उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए चूज़ किए जाते हैं जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए वो आए। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने अलग अलग नाम लिए होंगे, तो ये जो डेलीगेट्स हैं ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से उठ करके पहुँचते हैं नेशनल कन्वेंशन में और बताते हैं कि भाई मेरे एरिया से जॉय बिडेन के लिए, मेरे एरिया से बर्नी सैंडर के लिए वोट, और ऐसे वोटिंग होती है। और जब ये फाइनल वोटिंग हो जाती है तब एक नाम रिलीज़ होता है और उसको हम कहते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा उस पार्टी की तरफ से आने वाले इलेक्शन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये डेलीगेट्स एक नेशनल कन्वेंशन में पहुंचते हैं तो वहाँ इलेक्शन करके एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, तब
दूसरे लेवल की रेस शुरू होती है, यानी अब पार्टी का एक चेहरा तय हो गया है। जैसे कि इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी से जॉय बिडेन का नाम तय हो गया है, उसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप का नाम तय हो गया है। ट्रंप के नाम पे कोई किसी को दुविधा भी नहीं थी, क्योंकि ट्रंप के केस में पर्टिकुलरली, क्योंकि वो पहले से ही प्रेसिडेंट थे, कोई और आया नहीं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने एक्सेप्ट एक के, और इसलिए उनको बहुत कम वोट मिले नेशनल कन्वेंशन में, और फाइनली ट्रंप ही रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। अब जबकि कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो गए हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, तो अब बात आती इलेक्शन की। इलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो भी इनडायरेक्ट है, यानी आप डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते किसी पेपर बैलेट में लगा करके। आप क्या करते हैं, आप कुछ इलेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, और वो इलेक्टर्स कांग्रेस में एक वोट डालते हैं, और फाइनली उससे प्रेसिडेंट बनता है। तो आप प्रोसेस समझिए, होता यूं है कि पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कुछ लोग जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट को चूज करने में। तो अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसका नंबर क्या होता है, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसका नंबर होता है 538। दरअसल 100 सेनेट के जो हमने बात करी थी, 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, और 3 होता है वॉशिंगटन डीसी को एक स्पेशल राइट मिला हुआ है उसकी तरफ से, क्योंकि वो कैपिटल थी। तो इससे जोड़ करके हो जाता है 538। अब ये जो 538 का नंबर है, ये है टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। होता यूं है कि अब यहाँ पर एक पॉलिसी यूज की जाती है, विनर टेक्स इट ऑल, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि जो जीतता है वो पूरा साफ कर जाता है एक स्टेट में। तो अब स्टेट्स वाइज स्टेट चलते हैं। कुछ बड़ी स्टेट्स होती हैं जैसे कैलिफोर्निया, और कुछ छोटी स्टेट होती हैं जैसे अलास्का। अब अलास्का में सिर्फ एक कैंडिडेट, एक सीट है, यानी उस अलास्का का सिर्फ एक वोट है, जबकि कैलिफोर्निया का 55 वोट है, यानी 55 वोट्स वो देंगे पूरे नंबर में। अब जिस 535 का अगर पूरा कोलाज है, तो जिसको जीतना है उसको 270 का नंबर क्रॉस करना होता है। इसमें मान लीजिए कैलिफोर्निया की हम बात करते हैं, और वहाँ डेमोक्रेटिक्स को 55 में से मिलती हैं 35 सीटें, वहीं रिपब्लिकन्स को मिलती हैं 20 सीटें। तो फिर हमारा अगर इंडिया का सिस्टम लगाया जाए तो 35 मिलेंगी रिपब्लिकन को फाइनली, जो 270 में ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ ये होता है कि जो जीता, यानी 35 अगर जीता है डेमोक्रेटिक का, तो डेमोक्रेटिक के नाम पे चढ़ जाता है 35 नहीं, पूरा 55, विनर टेक्स इट ऑल। तो पूरा 55 जो होता है वो चला जाता है डेमोक्रेटिक को, यानी एक स्टेट को एक पूरी पूरी पार्टी जीत लेती है। फिर उसमें वो नंबर नहीं रह जाता कि उन्होंने कितने जीते, तो जो उसमें मेजॉरिटी हुआ उसको वो पूरी स्टेट मिल गई। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। तो हर बड़ी स्टेट्स को कोशिश होती है दोनों पार्टीज की कि वो कब्जा कर लें उस पर, कोशिश करें कि कैसे भी उनका कैंडिडेट ऊपर जाए। लार्जली देखा गया कि बहुत सारी स्टेट्स रिपब्लिकन्स के साथ और बहुत सारी स्टेट्स डेमोक्रेटिक के साथ हैं, लेकिन कुछ स्टेट स्विंग होती हैं, जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं। स्विंग स्टेट्स कौन सी स्टेट हैं, जिन पे कभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कभी वो रिपब्लिकन की तरफ मेजॉरिटी चली जाती है, कभी वो डेमोक्रेटिक की तरफ चली जाती है। इन स्टेटों पे ही सबसे ज़्यादा दामोदार होता है पूरा इलेक्शन को जिताने और हराने का। जैसे ही इन स्टेट्स से पूरा नंबर आता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको सम टोटल किया जाता है, अगर जो भी इसमें से 270 का मार्क क्रॉस कर ले जाता है, उनका कैंडिडेट जीत जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। मैं जानता हूँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको कुछ इसका एस्पेक्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एक बार और वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि इससे फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि एक तरीके की डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का गठन हुआ है इस प्रोसेस से। आप देखिए, आज किसी की भी बपौती नहीं है ये दोनों पार्टियाँ, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, किसी के खानदान की पार्टियां नहीं है, जैसे हमारे यहाँ ये केस है। आज ही आप देखिए कांग्रेस में इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो उन्होंने सेंट्रलाइज कर रखी पावर। अगर वो ऐसे ही प्रोसेस में जाते हैं कल को, जिसमें कि वो कानपुर के मान लीजिए लोगों से कहते हैं कि आप बताइए कि कौन होना चाहिए नेशनल चेहरा, और कानपुर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे वोटिंग प्रॉपर कराई जाए और उस पूरे वोटिंग प्रोसेस को टॉप तक फॉलो किया जाए, तब शायद एक अच्छा कैंडिडेट का फेस निकल करके आएगा जो कि सर्वमान्य होगा, और उसमें जो लोग होंगे उनकी भी आस्थाएं जुड़ी होंगी। स्पेशली जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको एक बल मिलता है कि हम जो चाहते हैं वही बन रहा है। ये एक बड़ा अच्छा पार्ट है इस प्रोसेस का। मुझे लगता है कांग्रेस, जिसमें आज इतना घमासान मचा हुआ है, जहाँ पर कि
अभी नेशनल प्रेसिडेंट ही नहीं तय हो पा रहा है, मुझे लगता है कि यही कांग्रेस की कलहों को ख़त्म कर सकता है। एक थ्रू एंड थ्रू इलेक्शन जो कि नीचे से ऊपर तक करा जाए और उसके बाद पूरी पार्टी के हर कार्डर को बल मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।